हाँ, तो देखना बच्चों, तो हम लोग अपना अगला लेक्चर देखते हैं आज। ठीक है, तो आज थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशंस के बारे में। परम्यूटेशंस हमने पहले पढ़ रखा है, इवन कॉम्बिनेशंस का भी हम लोग यूज़ काफ़ी बार कर चुके हैं। ठीक है, बट इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखना कॉम्बिनेशंस में सिंपली क्या होता है अपना सिलेक्शन। ठीक है, या फिर ऐसे बात को ओनली सिलेक्शन, कि जब हम लोग खाली सिलेक्शन की बात करते हैं तो उसको हम लोग सिंपली क्या नाम देते हैं, कॉम्बिनेशन नाम देते हैं। और अगर सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट हो रहा हो तो उसको हम लोग सिंपली क्या नाम देते थे, परम्यूटेशन नाम देते थे। ठीक है, तो शायद समझ में आ रहा हो कि अगर n डिफरेंट चीजों में से अगर हमें 8 चीजों को खाली सिलेक्ट करना होता था तो उसके जो नंबर ऑफ वेज आते थे वो तुम्हारे कितने आते थे, NCR कुछ इतने आते थे। ठीक है, अब इसी में से ना बस एक छोटी सी जो दिक्कत होती है, देखना क्या, जैसे ना मान लेते हैं क्लास में, मान लेते अगर 5 बॉयज होते और मान लेते 6 गर्ल्स होती। ठीक है, अब मान लो हमारा काम होता नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट टू स्टूडेंट्स। इन 11 बच्चों में से 2 बच्चों को सिलेक्ट करने के हमें अगर नंबर ऑफ वेज अगर पूछे होते। ठीक है, तो सर ना एक तरीका ये है सोचने का सीधा कि 5 और 6 टोटल 11 बच्चे थे, तो 11 में से टोटल कोई भी 2 बच्चे सिलेक्ट कर लो। तो इतने डिफरेंट तरीके से हम लोग 2 बच्चे सिलेक्ट कर सकते हैं, और जितने डिफरेंट तरीके से हम 2 बच्चे सिलेक्ट कर पाएंगे उतने नंबर ऑफ वेज होंगे हमारे। मींस इस 11 में से 2 बच्चे सिलेक्ट करने के टोटल 11C2 इतने तरीके थे। ये समय मैंने क्या, ये जो हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं। लेकिन मान लो अगर किसी ने समझना ध्यान देना, अगर किसी ने कहा कि सर मुझे क्या करना था, इन 5 और 6 11 बच्चों में से 2 बच्चों को सिलेक्ट करना था, तो क्यों ना मैं इस काम को 2 सब टास्क में डिवाइड कर दूं। पहला काम क्या है कि मैं पहले बच्चे को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, पहले बच्चे को सिलेक्ट करूंगा। फिर दूसरा काम क्या है, मैं दूसरे बच्चे को सिलेक्ट करूंगा। और जब दोनों बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे तो मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले बच्चे को सिलेक्ट करने के टोटल 6 और 5 11 ऑप्शन थे। दूसरे बच्चे को सिलेक्ट करने के इसके कितने ऑप्शन बचते, 10 ऑप्शन बचते, क्योंकि एक बच्चा यहां सिलेक्ट हो चुका था। तो इससे करने पे आंसर ये आया। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कितना बनेगा, 11 × 10/2। ठीक है, तो शायद अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं जिसमें ऐसी गलती होती थी, तो शायद ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें ये तरीका गलत था, ये तरीका सही था। ये समझ में आता ना, क्यों, बड़ा सिंपल सा, कि जैसे मान लो सर इसने कहा कि पहले मैं इन 11 में से कोई भी एक बच्चा सिलेक्ट कर लूं, तो सर मान लेते हैं इसने B1 को सिलेक्ट कर लिया होता। फिर इसने कहा बच्चे 10 में से कोई भी आ जाए, तब मान लो G1 आया था। तो सर इस 11 × 10 में ये एक तरीका रहा होगा, या ये एक वे होगा सिलेक्ट करने का। सिमिलरली सर जब इसने कहा था कि 11 में से कोई भी आ जाए, उस टाइम पे मान लो G1 आया था, और फिर इसने कहा होता जो बच्चे 10 में से कोई भी आ जाए, उस केस में मान लो B1 आया था। तो ये फील करने की कोशिश करो, ये भी एक नया तरीका होता इसके हिसाब से सोचो, ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो सोचो, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 2 स्टूडेंट्स, तो अगर तुमने B1 G1 को सिलेक्ट किया और वापस से फिर B1 G1 को सिलेक्ट कर लिया, तो उसके हिसाब से कायदे से ये 2 डिफरेंट तरीके तो नहीं थे। मींस कायदे से हमें इसको एक ही तरीका काउंट करना चाहिए था, लेकिन इसके हिसाब से इसने इसको दोनों को डिफरेंट काउंट कर लिया। मींस ऑब्वियस है इसने कुछ ज्यादा वेज काउंट कर लिए, कुछ एक्स्ट्रा काउंट कर लिए जो कि नहीं करने चाहिए थे। और शायद ये फील कर पा रहे हो कि हर केस में ऐसे 2-2 बार रिपीट होगा। मान लो अगर B3 और G2 सिलेक्ट होता तो फिर G2 और B3 के भी सिलेक्ट होने के चांसेस थे। तो हर एक चीज सोचो 2-2 बार हो गई होगी। इसलिए क्या हुआ, एक 2 के फैक्टर का इसमें डिवाइड देना पड़ता, तब जाके ये सही बनता। ये चला कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा। ठीक है, और देखो अभी आ जाएगा। मान लो इसी में अगर होता नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 2 बॉयज, इसी से ना 2 बॉयज को सिलेक्ट करने के तरीके कितने होते। तो वापस से समझना, ध्यान देना, 2 तरीके थे, या तो 5 बॉयज थे उसमें से मैं सीधा क्या करूं, 2 बॉयज को सिलेक्ट कर लूं, या तो ऐसे सोचो। अगर समझना तुम ऐसे सोचते हो कि पहले क्यों ना मैं पहले बॉय को सिलेक्ट करूं, 5C1, फिर बचे 4 में से एक बॉय को सिलेक्ट कर लूं तो कितना, 4C1, तो ये आता है आंसर। बट वापस से समझना, इस केस से समझना चीजें रिपीट होंगी। जैसे तुमने कहा 5 में से कोई भी एक बॉय आ जाए, तब मान लो बॉय 1 आता, बचे 4 में से कोई बॉय आ जाए, तब मान लो बॉय 2 आता। या शुरुआत में जब समझे तो ये एक तरीका हो गया, या फिर 5 में से कोई भी एक बॉय आ जाए, तब मान लो B2 आया था।
और फिर सर ने इसने कहा कि बचे 4 में से कोई भी आ जाए, तब मान लो B बनाया था। तो देखो सेम सिलेक्शन जो यहां हो रहा था B1 B2 का, वही सिलेक्शन यहां भी B1 B2 का ही हुआ। तो सर एक ही तरीका हमने दो बार काउंट कर लिया होगा इसके हिसाब से। ये चला मीन्स वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा आंसर सही आएगा। ये समझना। तो इसको समझने के लिए ऐसे सोचो कि सर ना यहां पे सर ना हमने काम क्या रखा था कि मैं पहले बच्चे को सेलेक्ट करूंगा, तो ये क्या था, सिलेक्शन ऑफ वन स्टूडेंट, सिलेक्शन ऑफ वन स्टूडेंट ये था। ये भी क्या था, सोचो सिलेक्शन ऑफ वन स्टूडेंट बच्चे में से। तो देखो इसके 11 तरीके थे, इसके 10 तरीके थे। तो ये फील करने की कोशिश करो कि ये काम और ये काम दोनों सेम काम है। ये भी एक बच्चे का सिलेक्शन था, ये भी एक बच्चे का सिलेक्शन था। सोचो ये भी तो एक बच्चे का सिलेक्शन ही था, तो एक बच्चे का सिलेक्शन करने के 11 तरीके, यहां एक और बच्चे का सिलेक्शन करने के 10 तरीके। तो ये फील करने की कोशिश करो कि ये काम और ये काम दोनों काम सेम है। तो ऐसे होने के बिल्कुल चांसेस हैं कि सोचो कभी इस वाले काम में जो तरीका तुमने यूज किया हो, सेम वही तरीका इस वाले काम को करने के लिए कभी यूज कर दो, और जो काम तुमने इसको करने के लिए यूज किया था वो काम इसमें कर दो, क्योंकि साहब दोनों काम ही सेम थे। तो ये चीजें आपस में इंटरचेंज हो सकती थी। यहां भी समझने की कोशिश करना, ये जो हमने किया था 5C1 और 4C1, ये क्या था, 5C1 क्या था, एक बॉय को सिलेक्ट करना, वन बॉय सिलेक्शन। दूसरा क्या था, बच्चे में से भी एक बॉय को सिलेक्ट करना। तो ये फील करने की कोशिश करो, ये भी एक बॉय का सिलेक्शन था, ये भी एक बॉय का सिलेक्शन था। तो वापस से इसमें चांसेस थे कि जो बॉय इसमें सिलेक्ट हुआ पहली बारी में, वो दूसरी बारी में इसमें हो जाए, और जो पहली बारी में इसमें हुआ था वो दूसरी बारी में इसमें हो जाए। मीन्स ये आपस में इंटरचेंज होके आ जाए। और अगर इंटरचेंज करके आ गए तो इसने तो नया तरीका काउंट कर लिया, बट कायदे से करना तो नहीं चाहिए था। थोड़ा बताया। मीन्स ये है, सिंपल सी बात है कि अगर ये काम और ये काम दोनों सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें रिपीटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थोड़ा बताया कि जैसे ये भी एक बॉय का सिलेक्शन था, ये भी एक बॉय का सिलेक्शन था, इसलिए इसमें रिपीट होंगे, अभी आ जाएगा। लेकिन जैसे अगर मान लो इसमें होता नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 2 स्टूडेंट्स, और मान लो होता 1 बॉय एंड 1 गर्ल, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अब इसमें देखना, अब इसमें सोचो तुम डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते। देखो 11C2 करना तो बिल्कुल गलत है, शायद समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें भी तुमने कहा 11 में से कोई भी 2 आ जाए, तो हो सकता है दोनों बॉयज आ जाए, बट हमें तो एक बॉय और एक गर्ल चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 बॉय में से एक बॉय ले लेंगे, 5C1, 6 गर्ल में से एक गर्ल ले लेंगे, 6C1। और ध्यान देना इस बार से ना ये जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। ये सर नहीं कुछ करना, इस बार ये आंसर बिल्कुल सही था सर ना। इससे पिछली बार जब भी हम लोग एक एक करके मल्टीप्लाई कर रहे थे उसके हर केस में आंसर गलत आ रहा था, लेकिन इस केस में ये आंसर बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि सर ना इस बार सर ना ऐसा रिपीटेशन कभी नहीं होगा। देखो कैसे, मान लो तुमने कहा कि 5C1 में से तुमने कोई भी एक बॉय लिया, मान लो B1 ले लिया, 6C1 में से तुमने कोई भी एक गर्ल ले ली, तो मान लो G1 ले लिया। अब अगली बारी में सोचो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहां G1 आ जाए और यहां B1 आ जाए। सोचो ये चीज कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये क्या था, 5 बॉयज में से एक बॉयज का सिलेक्शन, ये था 6 गर्ल्स में से एक गर्ल्स का सिलेक्शन। तो यहां B1 तो वैसे ही सिलेक्ट नहीं हो पाता, यहां से G1 कभी सिलेक्ट नहीं हो पाती। ये चला मीन्स इस बार से ना ये केस तो आया, बट ये पक्का नहीं आया। मीन्स इस बार से ना केसेस रिपीट हुए ही नहीं, और अगर केसेस रिपीट ही नहीं हुए तो बाय 2 करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये चला। या दूसरे तरीके से सोचो, ये जो तुम्हारा काम था ये क्या था, एक बॉय का सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ 1 बॉय, और सोचो ये क्या था, सिलेक्शन ऑफ 1 गर्ल। तो ये फील करने की कोशिश करो कि इस बार ये वाला जो काम था और ये वाला जो काम था दोनों डिफरेंट थे। पिछली बारी की तरह नहीं था, उसमें ये भी एक बॉय का सिलेक्शन था, ये भी एक बॉय का सिलेक्शन था। तो अगर दोनों में तुम अगर सेम ही काम कर रहे हो तो जो तरीके यहां पे यूज हुए हैं वो यहां भी तो आ सकते थे, और अगर आ जाते तो रिपीट हो जाता। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जो हमने केसेस बनाए हैं वो सुनना क्या थे, इंडिपेंडेंट थे। ये फील आया थोड़ा बहुत, मैं क्या कहना चाहता हूं। तो सिलेक्शन में बस यहां पे एक छोटी सी गलती होती है, तो हमेशा तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि अगर समझना, ध्यान रखना, तो सबसे पहला जो इसका मूल मंत्र होता है कि कोशिश करो कि जितना ज्यादा इकट्ठा सिलेक्ट कर सकते हो कर लो, कभी भी तोड़ो मत ही। जैसे तुम्हें 2 बॉयज का सिलेक्शन करना था, जैसे तुम्हें इसमें से अगर 2 बच्चों का सिलेक्शन करना है
तो जितना ज्यादा तुम इकट्ठा उठा सकते हो उठा लो। तो सीधा मैं दिख रहा 11 में सीधा 2 उठा लो, हो जाएगा। मैक्सिमम जितना उठा सकते हो। मान लो तुम्हें इसमें से 4 गर्ल्स उठानी थी, तो सीधा 64 करो। इसको तोड़ो मत ही कि तुमने 6 में से पहले एक गर्ल ली, फिर बच्चे 5 में से एक गर्ल ली, फिर बच्चे 4 में से एक और गर्ल, और बच्चे 3 में से एक और गर्ल। ये करोगे तो पक्का ये गलत देगा। समझ गए? मींस कोशिश ये करो कि जितना ज्यादा इकट्ठा सिलेक्ट कर सकते हो इकट्ठा करो। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसी मजबूरी हो जाएगी तो तुम्हें काम को तोड़ना ही पड़ेगा। जैसे मान लो इसमें से अगर मुझे 2 बॉयज और 3 गर्ल्स का सिलेक्शन करना था, तो 2 बॉयज और 3 गर्ल्स का अगर तुम्हें सिलेक्शन करना है तो तुम्हें 5C2 × 63 ये करना ही पड़ेगा। इस बार मजबूरी हो जाएगी कि तुम्हें पहले बॉयज को अलग करना पड़ेगा सिलेक्ट, और फिर गर्ल्स को अलग सिलेक्ट करना पड़ेगा। समझ गए? लेकिन यहां भी सोचो, हमने क्या किया, 2 बॉयज चाहिए थे तो दोनों बॉयज को इकट्ठा उठाया, 3 गर्ल्स चाहिए थी, तीनों गर्ल्स को इकट्ठा उठाया। मिस कोशिश ये करो कि जितना ज्यादा एक साथ उठा सकते हो उठा लो, उसको और मत तोड़ो। और अगर तोड़ोगे तो इसमें चीजें रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सोचो, ये भी क्या था, एक गर्ल का सिलेक्शन, ये भी एक गर्ल का सिलेक्शन, ये भी एक गर्ल का सिलेक्शन, ये भी एक गर्ल का सिलेक्शन। और शायद अगर फील कर पा रहे हो तो देखो, मान लो 61 से यहां कोई भी एक गर्ल आया थी, तो मान लो G1 आया था। यहां बच्चे 5 में से कोई भी एक गर्ल आ जाए तो G2, यहां G3, यहां G4। एक कैसे आता? या 6 में से कोई भी आ जाए तो मान लो यहां G2 आया था। बचे 5 में से कोई भी आ जाए तो मान लो G4 आया था। बचे 4 में से कोई भी आ जाए तो मान लो G1, यहां मान लो G3। इवन सोचो यहां पे G3, G4, G2, G1। तो शायद समझ में आ रहा होगा। सेम केस सोचो, यहां पे 4 फैक्टोरियल बार रिपीट होगा, तो तुम्हें यहां पे 4 फैक्टोरियल से डिवाइड देना पड़ेगा, तब जाके चीजें एडजस्ट होंगी। और सही बात है, देखो ये भी तो वही बनता, ये चला 6 5 4 3 by 4 फैक्टोरियल। ये समझ में आया? तो कोशिश करो कि काम को तोड़ो मत, तभी तोड़ो जब बिल्कुल जरूरत पड़ रही हो, नहीं तो मत तोड़ो। और अगर तोड़ रहे हो तो फिर तुम्हें इस वाले फैक्टर का एक ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि सोचना हर बार इजी नहीं होगा। ठीक है? तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और देखो इसी में जैसे मान लो सर होता number of ways to select 2 groups of 2 person each, 2 person in each group from 8 persons। ठीक है? क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा कि तुम्हारे पास 8 लोग हैं, तुम्हें क्या करना है, इसमें 2-2 के 2 ग्रुप बनाने हैं। मीन्स पहला ग्रुप जिसमें 2 लोग होंगे, दूसरा ग्रुप जिसमें 2 लोग होंगे। ठीक है? तो इसको करने के तरीके कितने होते हैं? ठीक है? तो मान लो किसी ने कहा कि सर बड़ा इजी है, तो कि सीधा पहले इस वाले ग्रुप के लिए, ठीक है, तो इस वाले ग्रुप के लिए मान लेते मैं 2 लोग सिलेक्ट कर लेता हूं, तो कितना आएगा 8C2। समझ गया ना? मीन्स इसको ऐसे समझो कि 8 लोग यहां बैठे हुए हैं, तुम्हें क्या करना है, इन 8 में से 2 को एक जगह खड़ा करना है, सर 2 लोगों को और 2 लोगों को, 2-2 के 2 ग्रुप बनाने हैं और उनको खड़ा करना है, बस ऐसा था। तो मान लो किसी ने कहा कि सर इन 8 में से पहले मैं क्या करता हूं, किन्हीं 2 को अलग कर लेता हूं, तो किन्हीं 2 को अलग कर उनको खड़ा कर दो। तो 8C2 तरीके से हम उनको अलग करके खड़ा कर सकते थे। अब बचे 6 लोग, अब बचे 6 लोगों में से क्या करो, 2 का ग्रुप और चाहिए था, तो बचे 6 में से क्या करो, 2 के और सिलेक्ट कर लो, 2 ग्रुप, 2 लोग और सिलेक्ट कर लो। तो उनको सिलेक्ट करने के 62 तरीके होते। और हमारा काम खत्म कब होगा, जब हम 2-2 के 2 ग्रुप बना देंगे। मींस अब जब हम पहले 2 भी सिलेक्ट कर लेंगे और बाद के 2 भी सिलेक्ट कर लेंगे, मींस हमें बीच में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये आंसर सही है या नहीं है। ठीक है? सोचो कि पहले मैंने क्या किया, 8 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करके खड़ा कर दिया, फिर बचे 6 में से क्या किया, 2 लोगों को और खड़ा कर दिया, तो 2 का एक ग्रुप बन गया, 2 का दूसरा ग्रुप बन गया। अब बस क्वेश्चन ये उठता है कि ये आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा। बड़ा सिंपल सा, देखो मान लेते हैं इसको से ना गलत करने की कोशिश करो। किसी ना पहले तुमने क्या किया, 8 में से कोई भी 2 ले लिए, तो मान लो तुमने P1 और P2 को सिलेक्ट कर लिया होता। ठीक है? और फिर तुमने कहा बचे 6 में से कोई भी आ जाए, तो बचे 6 में से कोई भी आ जाए तो मान लेते हैं P3 और P4 आ गया होता। ठीक है? या अब इसी चीज को रिपीट कराने की कोशिश करो कि क्या ये रिपीट हो सकता है। तो इसमें था 8 में से कोई भी 2 सिलेक्ट हो जाए, तो P1 P2 जरूरी थोड़ी है, हो सकता है P3 P4 सिलेक्ट हो गया होता। और इसमें बचे 6 में से कोई भी हो जाए, उस केस में मान लो P1 P2 सिलेक्ट हो गया होता। तो सोचो इस 8C2 × 62 में ये एक अलग तरीका था, ये एक अलग तरीका था, बट क्या ये अलग तरीके हैं हमारे हिसाब से?
सोचो एक बार P1 P2 P3 P4 ये ग्रुप था, अगले P1 P2 P3 P4 ये ग्रुप था। तो सोचो जो सामने वाला जो जज कर रहा होगा कि डिफरेंट तरीका है या नहीं, क्या वो दोनों को डिफरेंट तरीका कहेगा? सोचो नहीं कहेगा, क्योंकि पहले भी P1 P2 का एक ग्रुप था और P3 P4 का एक ग्रुप था, अभी भी P1 P2 का एक ग्रुप है और P3 P4 का एक और ग्रुप था। मींस वापस से समझना तुमने क्या किया, चीजों को ज्यादा बार काउंट कर लिया, और शायद फील आ रहा होगा कि हर एक चीज को तुमने 2 बार काउंट कर लिया होगा। सोचो या तो P1 P2 यहां आ जाए, P3 P4 यहां आ जाए, या P1 P2 यहां, P3 P4 यहां, तो हर एक चीज 2 बार काउंट हो गई होगी, तो तुम्हें 1/2 का फैक्टर उसमें लगाना पड़ेगा। ये चला, ये वापस से समझना है क्वेश्चन, ये काम क्या था? ये था 2 लोगों का सिलेक्शन। सोचो 2 पर्सन्स का सिलेक्शन तो ये था। ये काम भी क्या था? सोचो 2 पर्सन्स का सिलेक्शन। और सर दोनों जगह अगर तुम सेम काम कर रहे हो तो पक्का रिपीटेशन होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ये चला मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है? तो इस चीज पे हमेशा बस ध्यान देना, ठीक है? तो इसका आंसर कितना आएगा? 8C2 इंटू कितना? 62/2, ठीक है? एक और देखो, मान लो इसी में होता number of ways to select 3 shoes from a pair of 4 shoes, मान लो क्वेश्चन होता कि तुम्हें क्या करना है, 4 पेयर ऑफ शूज। समझ, 4 पेयर ऑफ शूज मतलब 4 राइट के 4 लेफ्ट के, टोटल 8 शूज है तुम्हारे पास। तो इन 8 शूज में से तुम्हें 3 शूज सिलेक्ट करने थे, ठीक है? तो देखो अगर कोई भी अगर रिस्ट्रिक्शन अगर नहीं होता, है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन अगर नहीं है तो सीधा आंसर कितना आता? 8C3। कोई दिक्कत नहीं है, ये सीधा 8 में से कोई भी 3 सिलेक्ट कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। लेकिन मान लो क्वेश्चन अगर होता 3 शू तुम्हें सिलेक्ट करना है सच दैट नो पेयर इज फॉर्म, उन तीनों शू में कोई भी पेयर फॉर्म नहीं होना चाहिए, नो पेयर इज फॉर्म्ड। अब क्या करते? समझ गए ना कि तुम्हें इन 8 में से 3 जूते उठाने और एक भी पेयरिंग नहीं होनी चाहिए, मैं सेम लेफ्ट और सेम राइट वाले पैर के दोनों जूते नहीं आने चाहिए। तो एक तो लगता भाई कि देखो तुम्हारे पास टोटल 8 जूते हैं, तो पहले मैं क्या करता था अंदर, सनी कुछ करना, मुझे टोटल 3 जूते सिलेक्ट करने थे। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, टोटल 8 में से कोई भी एक जूता उठा लो, टोटल 8 जूते थे उसमें से कोई भी एक उठा लो। अगले में सोचो अगले को उठाने के तरीके कितने होंगे, जरा ये फील करो। तो सोचो अगले चीज को उठाने के जो तरीके होते हैं उसमें से ये जो तुमने जूता उठाया होगा इसी का जो दूसरा पैर होगा, अब उसको तो तुम सिलेक्ट कर नहीं सकते, तो पक्का इसके लिए जो ऑप्शंस बचेंगे वो तुम्हारे कितने बचेंगे? 6 ऑप्शन बचेंगे या 61। ये चला। अब इसके लिए सोचो ना तो तुम इसका काउंटर वाला पैर उठा सकते हो ना इसका पैर उठा सकते हो, तो इसके लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? 4। तो 8 × 6 × 4। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये आंसर सही है या गलत है। देखो अब ये देखने के लिए आंसर सही है या गलत है, वापस इसको गलत करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है? तो मान लेते मेरे पास 4 जोड़ी जूते थे, तो ठीक है, एक 1 2 3 4, ठीक है? तो एक के लेफ्ट राइट L1 R1 L2 R2 L3 R3 एंड L4 R4 ऐसे थे। तो मान लो 8 में से तुमने कोई भी एक जूता उठाया, तो मान लो तुमने R1 उठाया, फिर बचे 6 में से कोई भी एक उठाया, तब मान लो देखो ऑब्वियस है तुम L1 तो उठा नहीं सकते थे, तो इसलिए एक ऑप्शन कम हो गया, तो इसमें तुमने R2 उठाया और इसमें तुमने मान लो R3 उठाया। देखो ये केस एक बार इसमें आया होगा। या अगला सोचो, इसी को रिपीट करने की कोशिश करेंगे, 8 में से कोई भी एक उठा लो, तब मान लो उस केस में तुमने R2 उठा लिया होता, फिर बचे 6 में से कोई भी उठा लो, तब मान लो तुमने R3 उठा लिया होता और फिर यहां पे R1 उठा लिया होता। तो देखो यहां पे जो तुमने 3 शूज सिलेक्ट किए थे, यहां भी सोचो सेम ही शूज सिलेक्ट कर रहे हो, मींस वापस से ये जो केस से वापस से रिपीट हो रहा है। और शायद फील कर पा रहे होगे R1 R2 R3 R2 R3 R1 R1 R3 R2, ये ऐसे 3 फैक्टोरियल टाइम्स अरेंज होते और उतने केसेस सिमिलर होते, मींस पक्का इसमें क्या होगा, हर एक चीज 3 फैक्टोरियल टाइम्स हो चुकी होगी। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमें एक 3 फैक्टोरियल से डिवाइड देना पड़ेगा। ये चला, तो इसका आंसर कितना आता? 8 × 6 × 4 बाय कितना? 3 फैक्टोरियल। ये इसका एक्चुअल आंसर आता। और वापस समझने की कोशिश करें, चीजें इसलिए रिपीट हुई कि हमने जो केसेस बनाए थे वो समझना, या जो काम थे वो रिपीट हो सकते थे, या सबके सब सेम काम थे कि ये भी क्या था, एक शू का सिलेक्शन, ये भी एक शू का सिलेक्शन, ये भी एक शू का सिलेक्शन, इसलिए यहां रिपीटेशन हो सकते थे क्योंकि हमने काम ही सेम रखा था। तो अगर यहां वाला काम और यहां वाला काम सेम है, तो जो चीज पहले इसमें आई थी वो चीज में आ सकती है अगली बार।
तो चीजें रिपीट हो ही सकती हैं। समझ गए? तो ये सबसे पहला था कि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कहां रिपीट हो सकती है, कहां रिपीट नहीं हो सकती है। ठीक है? समझ में आया कि चीजों को गलत कैसे प्रूव करते हैं कि इसमें रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ। कि कुछ भी एक केस मान लो, फिर उसी को रिपीट करने की कोशिश करो, क्या वो चीज रिपीट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। ठीक है? चलो सुना, यही दिक्कत समझना उसमें भी आती थी। जैसा ना तुम्हारे पास सोचो जब होते थे, मान लो तुम्हारे पास 4A है, 3B है, 2C है, एक D है, एक E है और एक F है। अब मान लो सोचो वाला केस होता था जब याद करो दो आइडेंटिकल, हमें 5 लेटर सेलेक्ट करने जिसमें दो आइडेंटिकल एक टाइप के, दो आइडेंटिकल दूसरे टाइप के और एक डिफरेंट अलग, ऐसा होना चाहिए था। तो सर इस केस को करने के लिए सोचो जब हम पहले दो आइडेंटिकल उठाते थे तो सर पहले दो आइडेंटिकल उठाने के तरीके कितने, 3C1। सोचो ऐसा करते थे। अगले दो आइडेंटिकल उठाने के तरीके कितने, तो देखो एक दो आइडेंटिकल चला गया तो मान लो तुमने 2B उठा लिए, तो अगले दो आइडेंटिकल उठाने के या तो 2A होते या 2C होते, तो हम लोग क्या करते 2C1 ये करते। तो सर ना दूसरा आइडेंटिकल भी हमने उठा लिया, तो मान लो 2B उठ गए 2A उठ गए, अब एक डिफरेंट उठाने का, तो 4 में से कोई भी एक ले लो, 4C1। इसमें सर ना चीजें रिपीट हो गई। देखना क्यों, क्योंकि सर ये क्या था, ये था 2 आइडेंटिकल लेटर्स का सिलेक्शन। सोचो ये तो था, सोचो ये क्या था, ये भी क्या था 2 आइडेंटिकल लेटर्स का सिलेक्शन, और ये क्या था 1 लेटर का सिलेक्शन। तो जरा ये फील करो कि ये काम और ये काम दोनों सेम ही काम थे। देखो ये भी सेम काम कर रहा है, ये भी सेम ही काम कर रहा है। तो देखो ऐसा हो सकता था कि जब तुमने 3C1 में से कोई भी दो उठाए, तब मान लो तुमने 2A उठा लिए होते, और फिर बचे दो में से कोई भी एक दो आइडेंटिकल उठा लो, तो मान लो तुमने 2B उठा लिए होते। या पहले 3 में से कोई भी दो उठाते, तब मान लो तुमने 2B उठाया होता और यहां पे 2A उठाए होते। देखो सेम केस दो बार आ गया होता, क्योंकि काम ही तुम्हारा सेम था। तो काम अगर सेम होगा तो चीजें रिपीट होंगी। और शायद समझ में आ रहा होगा कि देखो AABB BBA AACC CCA, तो शायद दिख रहा होगा हर एक चीज दो बार रिपीट होगी। तो इसको सही करने के लिए हमें 1/2 करना पड़ेगा। वैसे हर बार ये सोचना बहुत मुश्किल होगा, तो इसलिए कोशिश हम लोग क्या करेंगे कि हमें समझना क्या चाहिए था, दो आइडेंटिकल। तो क्यों ना इन 3 में से मैं 2 लेटर सिलेक्ट करूं और उसके मैं क्या करूंगा, 2 उठा लूंगा। तो इन 3 में से किसी भी 2 को सिलेक्ट करो, तो इसको किया, तो इसके 2 उठा लिए, इसके 2 उठा लिए, तो पूरा काम इकट्ठा करा, ये चला। ठीक है, तो ये बेसिकली मेनली दिक्कत आएगी कॉम्बिनेशन में। देखो होप से थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं ना, इसको हटा रहा हूं ना। हाँ देखना बच्चों, ये 2 क्वेश्चन है, ये तुम लोगों को नहीं करने, अभी देख लो कैसे करना है। पहला सवाल क्या था, इन ए पार्टी देयर आर 20 गेस्ट, 20 गेस्ट हैं किसी पार्टी में जिसमें 10 हस्बैंड है 10 वाइफ्स हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन है नंबर ऑफ हैंडशेक्स इन द पार्टी, तो उस पार्टी में कितने टोटल हैंडशेक्स होंगे। पहला क्या है, पहला केस, अगर ईच पर्सन ग्रीट्स एवरी अदर पर्सन, मींस हर पर्सन ने क्या किया, हर दूसरे पर्सन के साथ हाथ मिलाया, तो टोटल कितने हैंडशेक्स उस पार्टी में हो रहे होंगे, हमें ये बताना था। ठीक है, तो इसको सरना करने के लिए 2 चीजें, या तो तुम ऐसे सोचो कि सर एक हैंडशेक कराने के लिए सोचो तुम्हें 2 लोग चाहिए। देखो तो मान लेते पर्सन 1, सर 2 लोग चाहिए तुम्हें, तो पहले बंदे को सिलेक्ट करने के तरीके कितने थे, तो टोटल बंदे कितने थे 20, तो पहले बंदा सिलेक्ट करने के तरीके कितने थे 20 तरीके थे, और ऐसे दूसरे बंदा सिलेक्ट करने के तरीके कितने थे 19। तो सर इतने डिफरेंट तरीके से तुम 2 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो, और इतने डिफरेंट तरीके से तुम 2 लोगों को अगर सिलेक्ट करते तो इतने हैंडशेक्स होते। लेकिन वापस से इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, मान लो तुमने सर यहां पे पर्सन 1 को सिलेक्ट किया होता और यहां पे पर्सन 2 को सिलेक्ट किया होता, और फिर 20 में से मान लो तुमने फिर से मान लो पर्सन 2 को यहां सिलेक्ट कर लिया होता और पर्सन 1 को यहां कर लिया होता, तो पहले भी सोचो P1 और P2 के बीच में हैंडशेक हुआ, अभी भी P1 और P2 के बीच में हैंडशेक हुआ, तो सोचो लेकिन ये तो एक ही बार था कि ऑब्वियस बात है कि हर बंदा हर दूसरे बंदे से एक ही बार हाथ मिलाएगा। मींस वापस से तुमने क्या किया, चीजों को 2 बार रिपीट कर लिया, इसलिए 1/2 आएगा। या डायरेक्टली सोच लो कि तुम्हें एक हैंडशेक कराने के लिए बेसिकली क्या 2 लोग चाहिए, तो 20 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने के जितने तरीके होंगे उतने ही डिफरेंट हैंडशेक हो रहे होंगे, तो सीधा आंसर कितना आता, 20C2 आता। सोचो 20 में से तुम किन्हीं भी 2 को उठाओगे सिलेक्ट करोगे तो उनके बीच में एक हैंडशेक हो रहा होगा, दूसरी 2 को सिलेक्ट करो तो उनके बीच में एक हैंडशेक होगा, तो जितने डिफरेंट तरीके से तुम 20 में से 2 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो उतने तो डिफरेंट हैंडशेक होते। ये चला।
तो पहले का आंसर कितना था 20C2। दूसरा देखना क्या था, ए पार्ट मीन्स ये चीज तो होना ही चाहिए, मीन्स एवरी पर्सन ग्रीट्स एवरी अदर पर्सन एंड नो हस्बैंड एंड वाइफ पेयर ग्रीट्स वन अनदर। में जो हस्बैंड और वाइफ के जो पेयर होंगे वो आपस में एक दूसरे को ग्रीट नहीं कर रहे। हाँ, एक हस्बैंड बाकी दूसरे की वाइफ्स को या एक वाइफ दूसरे हस्बैंड्स को ग्रीट कर सकते हैं, बट कोई भी हस्बैंड वाइफ का जो पेयर था वो आपस में एक दूसरे को ग्रीट नहीं कर रहे। तो अब अगर टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स अगर पूछे जाए उस पार्टी में कितने होते तो अब मैं वो बताता। तो इसमें देखना, तो देखो, तो ये तो हमें पता ही था कि टोटल हैंडशेक्स ना जो अभी तक हो रहे थे वो कितने थे तुम्हारे 20C2। लेकिन इसमें सोचो अब कौन से वाले हमें नहीं चाहिए। सोचो हमें वही वाले तो हैंडशेक नहीं चाहिए थे जब हर हस्बैंड ने अपने वाइफ के साथ हाथ मिलाया होता। और सर वो केसेस होंगे कितने, तो जो 10 हस्बैंड थे और 10 वाइफ थे, तो हर एक हस्बैंड ने अपने वाइफ से अगर हाथ मिलाया होता तो ऐसे 10 ही तो हैंडशेक्स होते। तो इसमें सोचो 10 ऐसे हैंडशेक्स होंगे जिसमें हस्बैंड और वाइफ ने आपस में किए होंगे, तो क्यों ना उनको माइनस कर दो, तो पक्का वो बच रहे होंगे। सोचो अब ये वो सारे केसेस होंगे जिसमें किसी भी हस्बैंड ने अपने वाइफ के साथ हैंडशेक नहीं किया होगा। तो इसका आंसर सोचो ये आता। या अगर मान लो हमें ऐसा नहीं सोचना, तो इसमें हम लोग ऐसे सोच लेते हैं कि देखो कि हर हस्बैंड ने, देखो टोटल जो लड़के लड़के थे उन्होंने आपस में कितने हैंडशेक किए होंगे। तो जो बॉयज और बॉयज थे मींस टोटल हस्बैंड जो थे उनके बीच में सोचो इतने हैंडशेक हो रहे होंगे। तो देखो 10C2 ये क्या थे, टोटल हस्बैंड जितने 10 हस्बैंड्स थे या जितने भी लड़के थे उन्होंने आपस में कितने हैंडशेक किए। जो 10 लड़कियां थी उन लोगों ने आपस में कितने हैंडशेक किए। ठीक है, अब मुझे वो हैंडशेक चाहिए थे जो एक हस्बैंड और इसने किया होता। तो सर एक लड़के ने टोटल सोचो 9 लड़कियों से हैंडशेक किया होता। तो ठीक है, तो पहले ने भी 9 से, दूसरे ने भी 9 से, तीसरे भी 9 से, तो टोटल कितने बचते 90 और आते। तो टोटल देखो इतने हैंडशेक्स होते। और देखना शायद ये और ये बराबर रहेंगे। ये चला, तो या तो ऐसे सोच लो या तो ऐसे सोच लो। इसमें ये हमने केस क्या बनाया, ये थे 2 हस्बैंड्स के बीच में हैंडशेक, ये 2 वाइफ्स के बीच में हैंडशेक, और ये एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच में हैंडशेक। ये समझ में आया। और इसमें हमने ध्यान रखा कि H1 जो होगा वो W2 से लेकर W10 इनके बीच में हैंडशेक कर सकता है। तो पहले के भी 9 तरीके, दूसरे के भी 9, तीसरे के भी 9, सबके 9, तो 90 हो गए अपने। समझ गए। तो पहले पार्ट का आंसर कुछ अपना ये आता। अगला देखना क्या था, अ स्कूल टीचर टेक्स 4 स्टूडेंट्स टू अ जू। ठीक है, तो एक स्कूल टीचर क्या करता है, 4 बच्चों को जू ले जाता है। एवरी टाइम ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ 4 गोस, मीन्स हर बार सर ना जो 4 बच्चे जा रहे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। समझ आ रहा है, मीन्स अगर समझ गए B1 B2 B3 B4 अगर पहले राउंड में गए तो अगले राउंड में सर ना ये चारों नहीं होंगे, इसमें कम से कम एक डिफरेंट होना चाहिए। मीन्स B1 B2 B3 B5 हो जाए, तो ये एक 4 डिफरेंट का ग्रुप हो गया। जिसमें कि हर बार क्या होता है, एक डिफरेंट 4 का ग्रुप जाता है। तो टेल हाउ मेनी टाइम्स द टीचर वेंट टू द जू मोर देन अ पर्टिकुलर चाइल्ड। तो इसमें पहले तो ये समझने की कोशिश करो कि हर बार एक 4 डिफरेंट ग्रुप का बच्चा समझना जू देखने जा रहा होगा। तो ये सोचो इसमें एक पर्टिकुलर बच्चा जो होगा, पहले तो ये सोचो वो एक से ज्यादा बार जू जा रहा होगा। ये जरा कि इसमें एक कोई भी एक पर्टिकुलर बच्चा अगर तुम लोगे वो सोचो एक से ज्यादा बार जू जाएगा। समझ गए। तो हमें यही बताना था कि जो टीचर था वो किसी भी पर्टिकुलर बच्चे से कितनी बार ज्यादा बार जू गया होगा। ठीक है, कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं। देखना पहला, देखना पहले अगर हम बात करें टोटल टाइम्स टीचर वेंट टू द जू, देखते हैं टोटल टीचर कितनी बार जू गया था। तो सर जितने डिफरेंट तरीके से वो 4 बच्चे सिलेक्ट कर सकता है उतने डिफरेंट तरीके से टीचर जू जा सकता था। तो टोटल बच्चे कितने थे 20, तो टीचर से ना जो जू जा रहा होगा वो 20C4, इतने डिफरेंट बार वो जू गया होगा। ना कि हर बार उसको क्या करना था, 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को जू ले जाना था। तो 20 में से 4 बच्चे सिलेक्ट करने के जितने तरीके होते उतनी बार वो टीचर जो होगा वो जू गया होगा। अब इसी में देखते हैं 1 पर्टिकुलर बच्चा कितनी बार गया होगा। 1 पर्टिकुलर बच्चा वेंट टू जू, तो एक पर्टिकुलर बच्चा कितनी बार जू गया होगा ये देखते हैं। तो सुना, अब हमें इस वाले बच्चे को तो जू भेजना ही भेजना था, ये कंफर्म हो गया। लेकिन अभी भी सर ना टीचर को 4 बच्चे सिलेक्ट करने थे, जिसमें सोचो ये बच्चा पक्का होगा। तो जो बचे 19 बच्चे होंगे उसी में तो सोचो अब इसको 3 बच्चे सिलेक्ट करने होंगे। सोचो एक पर्टिकुलर बच्चे को जू जाने के जो नंबर ऑफ तरीके होते वो ये होते।
तो जो टोटल उसको अभी भी 4 बच्चे सिलेक्ट करने थे, एक बच्चा पक्का उसने ले लिया, तो जो बच्चे 19 बच्चे होंगे उसमें से 3 बच्चे सिलेक्ट करने के जितने तरीके होंगे उतनी ही बार इसको चिपका दो उसमें। तो इतनी बार सोचो एक पर्टिकुलर बच्चा जू जा रहा होगा, ये चला, ठीक है। तो अब हमें यही तो पता करना था टीचर कितनी बार ज्यादा गया, तो 20C4 माइनस 19C3, ये इसका आंसर होता, ठीक है। ये से मैं कहूं, चलो आगे चलें, ठीक है, इसको हटा दो। देखना अगला क्वेश्चन, देखना ये भी देख लेना, मैं सॉल्व कर रहा हूं। पहले क्या था, आउट ऑफ 8 पर्सन्स, मान लेते 8 लोग हैं, P1 P2 P3 अप टू P8, 5 आर टू बी सिलेक्टेड, इनमें से हमें 5 लोगों को सिलेक्ट करना है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग सो सच दैट, ठीक है। तो हमारा काम क्या था, इन 8 लोगों में से हमें बेसिकली 5 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो टोटल कितने डिफरेंट तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी हैं, इनका हमें ख्याल रखते हुए सबका आंसर बताना है। तो पहला केस क्या था कि P1 इज ऑलवेज सिलेक्टेड, तो सर हमारा काम क्या है, इन 8 में से 5 को सिलेक्ट करना। तो जब 5 लोगों को तुम सिलेक्ट कर लोगे तो तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखना पहला काम क्या था, P1 इज ऑलवेज सिलेक्टेड, तो वो जो तुमने 5 किए उसमें P1 आना ही आना चाहिए, तो P1 को ले लो। तो P1 को सिलेक्ट करने का तरीका कितना था, 1, देखो P1 को ले लेना था। लेकिन अभी भी तुम्हारा काम नहीं हुआ, तुम्हारा काम कंप्लीट कब होगा, जब तुम 5 को ले लोगे। तो अब बचे 7 में से तुम्हें 4 और लेने हैं, तो P1 इज ऑलवेज सिलेक्टेड, उसका आंसर कितना आता, 7C4। समझ गए, तुम्हारा काम पूरा कब होगा, जब तुम 5 को ले लेते। तो P1 आ चुका था, बचे 4 और लेने थे, कितने में से, बचे 7 में से। तो 7C4 डिफरेंट तरीके से तुम बाकी 4 ले सकते थे, उतने डिफरेंट तरीके से क्या होता, हमेशा P1 उस ग्रुप में मौजूद होता, ठीक है। अगला कहता है P2 इज नेवर सिलेक्टेड, तो हमें ऐसे 5 सिलेक्ट करने जिसमें P2 कभी भी ना आए। तो P2 को मत लो, P2 को हटा दो, P2 को भगा दिया, बचे कितने, 7। अभी भी तुम्हारा काम क्या था, 5 को सिलेक्ट करना था। तो बचे 7 में से तुम्हें अभी भी क्या करना है, 5 लोगों को सिलेक्ट करना था। तो इसका आंसर कितना आता तुम्हारा, 7C5। ये चला, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगले देखते हैं। अगला था P1 कम्स इन द ग्रुप ओनली इफ P2 इज देयर, कि P1 सब ना ग्रुप में तभी आएगा जब P2 उसमें होगा। समझ गए। तो इसमें समझना करने के लिए 2 ऑप्शंस होंगे, या तो तुम क्या करो, केसेस बना लो, जो कि सबसे बेस्ट तरीका होता है कि कुछ भी ना समझ में आता तो सीधा केसेस बना लो। अब क्वेश्चन उठता है केसेस बनेंगे क्या, तो इसने कहा P1 ग्रुप में तभी आएगा जब P2 होगा। तो सर मैं 2 केस बना रहा हूं, पहला केस P2 ग्रुप में आया, या दूसरा केस सोचो P2 ग्रुप में नहीं आया। सोचो यही तो 2 पॉसिबिलिटी थी, या तो उस 5 में P2 आया होगा या P2 नहीं आया होगा। सोचो, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। उन 5 में या तो P2 सिलेक्ट हुआ होता या P2 सिलेक्ट नहीं हुआ होता। समझ गए। अब देखते हैं, ये समझना केस हमने बस ये बनाया कि P2 आया या P2 नहीं आया, केस बस अपना इतना है। अब सुनना, P1 तभी आता जब P2 आता। तो सोचो अगर इस वाले केस में बात करोगे और P2 नहीं आया तो ये कंफर्म हो जाएगा, सोचो P1 आ ही नहीं सकता। सोचो, क्योंकि P1 तभी आ सकता था जब P2 आता, अब P2 ही नहीं आया तो पक्का P1 नहीं आएगा। तो इस केस का आंसर कितना आएगा, P2 नहीं आया, तो P2 नहीं आया तो P1 भी नहीं आएगा। तो टोटल 8 में से 2 लोग कम हो गए, लेकिन अभी भी तुम्हें सिलेक्शन 5 का तो करना ही करना था। तो बचे 6 में से 5 लोगों को सिलेक्ट कर लो। पिछला इसने ये कहा है कि P1 कम्स इन द ग्रुप ओनली इफ P2 इज देयर। समझ गए ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि P1 को आना ही आना है, हो सकता है नहीं आए। दूसरा केस था कि P2 ग्रुप में आ गया है। अब ध्यान देना, P2 ग्रुप में अगर आ गया है तब सुना P1 के साथ कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ध्यान देना, ऐसा उसने कहीं भी नहीं लिखा कि P1 ग्रुप में आएगा ही आएगा अगर P2 आ गया। P1 कम्स इन द ग्रुप ओनली इफ P2 इज देयर, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि P1 आना ही आना था। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, इसने कहा P1 के आने के चांसेस तभी थे जब P2 ग्रुप में होता, बट ऐसा बिल्कुल नहीं कि P2 ग्रुप में तो P1 को हमें लेना ही लेना है। समझ गए ना। या इसको कैन कम लिख देता हूं तो शायद ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। P1 कैन कम इन द ग्रुप ओनली इफ P2 इज देयर। तो अब इस वाले केस का अगर हम लोग आंसर लिखें कि P2 ग्रुप में आ चुका है, तो P2 ग्रुप में अगर आ चुका है तो समझना टोटल 5 में से हम 1 बंदा ले चुके हैं। अब समझना हमें बचे 7 में से 4 बंदे और चाहिए थे, और उस बार समझना उन 7 में P1 भी इंक्लूडेड होगा। तो सीधा इसका आंसर कितना आएगा, 7C4। ये चला।
कि इसका आंसर कितना है 7C4 आया। 4 इसलिए क्योंकि P2 आ चुका है, हमें 4 लोग और चाहिए थे, और जो 4 लोग हमें चाहिए तो बचे 7 में चाहिए थे, और बचे 7 में से ना P1 भी इंक्लूडेड था। तो अपने आप इसमें वाले केस आ गए होंगे जब हो सकता है कभी P1 सिलेक्ट हो गया हो, समझ गए, और कभी वाले केस भी आ गए होंगे जिसमें P1 सिलेक्ट ना हुआ हो। जरूरी थोड़ी था कि P2 आ गया तो P1 का नहीं आना था। तो इस वाले केस का आंसर जो आता तुम्हारा, वो तुम्हारा कितना आता 7C4 प्लस कितना 6C5। ये अपना इस वाले केस का आंसर आया होता। ये चला, ये एक तरीका। या सिंपली सोचो हमें कौन सा केस नहीं चाहिए, उसको टोटल में से हटा देते हैं। तो टोटल माइनस, सोचो हमें कौन सा केस नहीं चाहिए, जब सोचो ग्रुप में P1 आ गया होता और P2 नहीं आया होता। सोचो हमें एक केस तो नहीं चाहिए था कि P1 ग्रुप में आ गया हो और P2 नहीं आया हो, क्योंकि इसके हिसाब से अभी तो लिखा था कि P1 तभी आएगा जब P2 आना चाहिए था। तो P2 नहीं आया, स्टिल P1 आ गया, वो केस हमें नहीं चाहिए, तो उसको माइनस कर देते हैं। तो टोटल केसेस कितने होते हैं इसमें से 8C5। हमें कौन से केस नहीं चाहिए, जब P1 आ गया और P2 नहीं आया हो। तो देखो P1 पक्का आ गया, तो टोटल 5 में से 1 आ चुका है, तो बच्चे 4 और चाहिए, 4 और चाहिए। और कितने में से, ध्यान देना 6 में से, क्योंकि P1 और P2 इनका डिसाइड हो चुका है कि ये पक्का आएगा, ये पक्का नहीं आएगा। तो जो बचे 6 हैं उनमें से हमें 4 और चाहिए। तो सीधा इसका आंसर 8C5 माइनस का 6C4, ये इसके बराबर होगा, पक्का करके देख लेना। ये चला, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते थे। अगला क्या था, P1 P2 P3 नॉट ऑल शुड कम टुगेदर। अगर इसने क्या कहा कि सारे के सारे साथ में ना आए, ठीक है। तो देखो या तो तुम केसेस बनाते, केसेस क्या बनाते कि P1 P2 P3 में से एक ही आ रहा है, धन्ना P1 P2 P3 में से एक ही कोई आ रहा है, बाकी दो पक्का नहीं आ रहे। ये चला, पहला केस हमने क्या बनाया कि P1 P2 P3 में से एक ही आया, बाकी दो नहीं आए, पहला केस। दूसरा केस P1 P2 में से 2 आ रहे हैं, तीसरा नहीं आ रहा, दूसरा केस, समझ गए ना। या P1 P2 P3 सोचो तीनों ही नहीं आए, ये तीसरा केस। सोचो हमें ये तीनों आंसर चाहिए। ये चला, इसने लिखा था P1 P2 P3 नॉट ऑल शुड कम टुगेदर, सारे के सारे साथ में ना आ जाए, बस यही तो था। तो या तो इनमें से कोई भी ना आए, कोई दिक्कत नहीं, या इनमें से कोई एक आ जाए, ध्यान देना कोई भी एक, मैंने P1 लिख रखा है, इनमें से कोई भी एक आ जाए चलेगा, या इनमें से कोई 2 आ जाते, तीसरा नहीं आता, ये भी चलेगा। तो तीनों ही ना आए, तो तीनों ही ना आए तो 8 में से 3 तो पक्का नहीं आए, बट अभी भी 5 तो लेने थे, तो बचे 5 में से 5 और लेने हैं, तो कितना आएगा 5C5 प्लस इनमें से कोई 2 ही आए। अब क्वेश्चन उठे कि इनमें से कोई 2 आने हैं, तो वो 2 पहली बात तो कौन से होंगे, 3C2। ये चला कि P1 P2 P3 में से कोई 2 ही आने थे, अब क्वेश्चन उठता वो 2 कौन से होंगे, तो 3C2। अब 3C2 में से जो 2 तुमने सिलेक्ट किए होंगे उनको तुमने ग्रुप में ले लिया, तो उनको तुमने ग्रुप में ले लिया, तो 5 में से 2 सिलेक्ट हो चुके हैं, तुम्हें 3 सिलेक्ट अभी भी करने हैं, बचे कितने में से, तो 2 इनको तुमने ले ही लिया, एक इसको पक्का रिजेक्ट कर दिया। सोचो इन दोनों को पक्का इंक्लूड कर लिया, इसको पक्का रिजेक्ट कर दिया, तो जो बचे 5 होंगे उनमें से अभी भी तुम्हें क्या करने हैं, 3 अभी भी लेने हैं। इसलिए काम हम लोग हमेशा क्या कर रहे हैं, हमेशा 5 का ग्रुप बना रहे हैं, तो 2 पक्का आ चुके हैं, 3 हमें और चाहिए थे, कितने में से बचे 5 में से। अगला केस, इनमें से एग्जैक्टली कोई एक आ जाए, तो क्वेश्चन उठेगा कि पहले इन 3 में से वो एक है कौन जो एग्जैक्टली जिसको हमें लेना था, उसको ले लिया। अब बचे 4 और चाहिए, और बचे 4 से ना कितनों में से, ये पक्का आ चुका है, बाकी 2 पक्का नहीं आए, तो बचे 5 में से हमें पक्के 4 और चाहिए। तो इस केस का आंसर ये होता एक तरीका। या ऑब्वियस शायद समझ में आ रहा होगा, टोटल माइनस वो केस जब P1 P2 और P3 सोचो तीनों आ गए होते, यही तो हमें नहीं चाहिए था, इसको हटा दो, तो 8C5 माइनस वो केस है जब P1 P2 P3 तीनों आ गए थे। तो ध्यान, इसका तरीका एक नहीं होगा, इसमें अभी भी हमें 5 लोगों का सिलेक्शन करना है, जिसमें ये 3 पक्का आ चुके हैं, तो ये 3 पक्का आ गए, बचे 5 में से हमें 2 अभी भी करने थे। तो इसका आंसर कितना आएगा, 8C5 माइनस का कितना 5C2। इन तीनों का सम करना और वो करना पक्का सही में आएगा। ये चला मैंने क्या कहा, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं, अगला अच्छा था, P1 doesn't want to come if P2 is there and P2 will only come if P3 is there। तो सुना ऐसे केसेस में
देखो ऑब्वियसली तो हमें केस ही बनाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन उठते से ना केस तुम बनाओगे किस में, तो ये देखो कि दोनों ही कंडीशन में कॉमन चीज क्या है, P1 doesn't come if P2 is there and P2 will only come if P3 is there। दोस्तों दोनों में ही सोचो P2 चीज कॉमन है। देखो दोनों ही जो तुम्हें केस दिए हैं उसमें सोचो P2 चीज कॉमन थी, तो केस में बना रहा हूं क्या कि या तो P2 आया या तो P2 नहीं आया। समझ गए ना? तुम ऐसा कुछ जरूरी नहीं इसी से आंसर आएगा, किससे भी आ सकता है, बट मैं केस क्या बनाया, या तो P2 आएगा या तो P2 नहीं आएगा। अब देखते हैं इस केस में ऑटोमेटिकली क्या क्या हो गया होगा। तो जो अगर P2 आ गया तो P1 ने कहा कि अगर P2 आ गया तो मैं पक्का नहीं आऊंगा, तो P2 अगर आ गया है तो ये तो कंफर्म है भाई कि P1 पक्का नहीं आया होगा। और P2 ने कहा था कि भाई मैं तभी आऊंगा जब P3 होगा, और अगर P2 आ रहा है मींस ये कंफर्म है कि P3 पक्का ग्रुप में आ चुका होगा। पिछला केस हमने खाली इतना बनाया कि P2 आया या P2 नहीं आया, ऑटोमेटिकली इस केस में ये चीज होनी ही पड़ेगी। पिछला ये मैंने केस ये नहीं बनाया, ये चीज करने पर ऑटोमेटिकली ही हो गया होगा। अगला केस P2 अगर नहीं आया, सोचो अगर P2 अगर नहीं आया तो ध्यान देना P1 के साथ P1 आ भी सकता था, नहीं भी आ सकता था। ध्यान देना ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि P2 अगर नहीं आया तो P1 आ ही जाएगा। इसने कहा P1 doesn't want to come if P2 is there, बट अगर P2 आ चुका है तो अब P1 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो P1 के साथ कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, तो क्यों लिखूं। अगला P2 will come only if P3 is there, और अगर P2 नहीं आया है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि P3 नहीं आया होगा, P3 आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, मींस P3 के साथ भी कोई भी दिक्कत नहीं है। ये चला मैंने क्या क्या कहा, मींस P1 भी पक्का आ भी सकता था, नहीं भी आ सकता था, हमें नहीं पता, P3 भी पक्का आ भी सकता था, नहीं भी आ सकता था, हमें नहीं पता, मींस फिर न्यूट्रल है। अब दोनों का आंसर लिख लेते हैं। तो केस 2 का आंसर लिखना बड़ा ही सिंपल था कि हमें टोटल 5 लेने थे, P2 पक्का नहीं आया, एक चला गया, तो बचे 7 में से 5 लेने हैं। और सोचो बचे 7 में से 5 लेने हैं तो ऑटोमेटिकली P1 आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, P3 आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, तो इस वाले केस का आंसर कितना आएगा 7C5। ना सोचो ऑटोमेटिकली ये दोनों केसेस में इंक्लूड हो चुके होंगे। अगला केस P2 पक्का आया, P2 पक्का आया तो P3 पक्का आ गया होगा, तो 2 तो हम पहले ले चुके, 3 और चाहिए, कितने में से ये 2 पक्का आ गए, ये पक्का नहीं आया, तो 3 की कहानी हो गई, तो बचे 5 में से हमें क्या चाहिए थे, 3 अभी भी चाहिए थे। तो लास्ट केस का आंसर कितना आता अपना 7C5 प्लस कितना 5C3, ये हमारा लास्ट केस का आंसर होता। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलें। देखना ये क्वेश्चन है, ये तुम लोगों को करना है, ट्राई करो इसको। क्वेश्चन सिंपली क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 नंबर्स आउट ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स 1 से लेकर 30। तो इन 30 में से तुम्हें क्या करना है, 3 नंबर्स को सिलेक्ट करना है, और वो 3 नंबर्स ऐसे होने चाहिए सच दैट, पहला केस क्या है, देयर सम इज इवन, दूसरा उनका प्रोडक्ट इवन है, तीसरा सम इज द मल्टीपल ऑफ 3, उनका जो सम है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, चौथा वो जो 3 नंबर्स होने चाहिए वो एक एपी फॉर्म होने चाहिए। ठीक है, पांचवा उन तीनों में से जो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए वो पक्का 14 होना चाहिए, और लास्ट वाला उनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लो और इन क्वेश्चंस को ट्राई करो अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, चलो पहले देखना, पहले क्या था, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 नंबर्स, ताकि उनका जो सम था वो इवन हो। तो इसमें क्यों ना मैं केस बना लूं, तो केस क्या बनेगी, सोचो या तो सोचो तीनों इवन होंगे, पहला केस तीनों अगर इवन हो गए तो उनका सम पक्का इवन होगा, या इनमें से सोचो 2 इवन होंगे और एक ऑड होगा। सोचो ये जो 2 केस बनेंगे, उनका एक मिनट, उनका सम इवन चाहिए ना, सॉरी, एक इवन और 2 ऑड हो, ये दूसरा केस होगा। ठीक है, अब पहला सर ना, पहला केस का आंसर तीनों इवन सेलेक्ट करने के, तो टोटल 1 से लेकर 30 में 15 इवन है, 15 ऑड है, तो तीनों इवन सेलेक्ट करने के तरीके, तो 15 में से क्या करो, कोई भी 3 इवन सेलेक्ट कर लो, पहला तरीका। समझ गए, पहला केस का आंसर ये आता, तीनों इवन सेलेक्ट करने का। दूसरा केस 1 इवन और 2 ऑड सेलेक्ट करना है, तो 1 इवन, तो 15 इवन में से 1 इवन सेलेक्ट कर लो 15C1, और 15 ऑड में से 2 ऑड सेलेक्ट करना है तो 15C2। ध्यान देना मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि तुम्हारा पूरा काम तब खत्म हो रहा है जब तुम 1 इवन और 2 ऑड सेलेक्ट कर ले रहे हो। समझ गए, तो दूसरे केस का आंसर ये आता, तो पहले केस और दूसरे केस का जो सम होगा वही तुम्हारा क्या होता है, इसका आंसर होता। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्या था, वो 3 नंबर्स ऐसे होने चाहिए कि उनका प्रोडक्ट इवन हो।
तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि मीन्स पक्का उन तीन में से कम एक को इवन होना पड़ेगा। तो या तो तुम केस बना लो कि या तो एक इवन था दो ऑड थे, या दो इवन था एक ऑड था, या तीनों इवन थे। सोचो ये तीनों केस तुम्हें चाहिए और सबका अलग अलग आंसर लिख लो। या ज्यादा अच्छा होगा टोटल में से वो केस हटा दो जब हमने तीनों ऑड सेलेक्ट किए होते। तो टोटल 30 में से तीन नंबर्स को सिलेक्ट करने का 33 माइनस जब हमने तीनों ऑड सेलेक्ट कर लिए होंगे तो 15 में से जब हमने तीनों ऑड ले लिए होंगे वो केस हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। या तुम चाहो तो इसके इंडिविजुअल केसेस बना के भी ऐड कर सकते हो, उससे भी आंसर सेम आता। ठीक है। अगला तीनों का जो सम था वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए था। असल तीनों का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वापस से मैं क्या करूंगा 3k वाले लॉजिक से ही करेंगे कि देखना 3k प्लस 1 और 3k प्लस 2 सर ना। तो इस बार सर ना 1 से लेके 30 में सोचो 15 तुम्हारे 3 के मल्टीपल थे, 3 6 9 12 30 तक। 3k प्लस 1 वाले भी 15 थे, 10 थे सॉरी, 3 के मल्टीपल 10 थे, 3 6 9 अप टू 30 तक। 3k प्लस 1 वाले भी 10 थे, 1 4 7। 3k प्लस 2 वाले भी कितने थे, 10 थे। अब देखते हैं टोटल हमें सिलेक्ट करने कितने थे, 3 करने थे। अब 3 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं केसेस कितने बनते हैं। तो वो 3 मैं इसमें से कितने उठाऊं, तो देखना मैं कह रहा हूं या तो 3k के तीनों उठा लो और इसका एक भी मत उठाओ, इसका एक भी मत उठाओ। देखो अगर तीनों नंबर अगर तुम 3 के मल्टीपल वाले उठाओगे तो पक्का उन तीनों का जो सम होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। दूसरा तरीका से ना तीनों नंबर्स 3k प्लस 1 टाइप को उठा लो, तो देखो 3k प्लस 1 प्लस 3k प्लस 1 प्लस 3k प्लस 1 तो पक्का वो 3 का मल्टीपल होगा। तो अगर तुमने तीनों नंबर से अगर 3k प्लस 1 टाइप को उठा लिए होते तो भी वो पक्का 3 का मल्टीपल बनता, और बाकी दोनों को 0 0 उठाओ। या तुम सोचो 3k प्लस 2 के ही तीनों उठा लो, देखो 3k प्लस 2 के तुम तीनों उठा लो। तो अगर 3k प्लस 2 के अगर तुम तीनों उठा लोगे तो 3k प्लस 2 इंटू 3 तो 3k प्लस 6 वो भी 3 का मल्टीपल होगा। ये चला। और कोई केस आ सकता है क्या? और एक केस ये आ सकता था कि एक तुम 3k का उठाओ, एक 3k प्लस 1 का और एक 3k प्लस 2 का। देखो 3k प्लस 1 प्लस 3k प्लस 2 तो 3k प्लस 3 और एक 3k का मींस पक्का 3 का मल्टीपल होगा। इसके अलावा सोचो और कोई केस नहीं आएगा। सोचो अगर तुमने इसका अगर 2 ले लिए और अब इन दोनों में से किसी एक का भी अगर एक लोगे तो पक्का 3 का मल्टीपल नहीं होगा। ये चला। मैं सोचने की कोशिश करना कि इन चारों के अलावा और कोई केस नहीं होगा। ये चला कि मैं समझ गया ना कि अगर हमें तीनों का सम अगर 3 का मल्टीपल करना था तो या तो इसका 3, इसका एक भी नहीं, इसका एक भी नहीं, या इसके 3 इनके 0 0 ऐसे केस। अब देखते हैं पहले केस से आंसर कितना आते हैं। तो टोटल 3k के ही 3 नंबर उठा लो, तो 3k के टोटल नंबर्स थे कितने, 10। तो कोई भी 3 उठाने के तो आंसर कितना आता, 10c3। ये चला। 3k प्लस 1 के 3 उठा लो, तो 3k प्लस 1 थे कितने हमारे पास, 10। तो कोई भी 3 उठाने के आंसर कितना आता, 10c3। 3k प्लस 2 के ही 3 उठा लो, तो इसका आंसर कितना आता, 10c3। या इसका एक, इसका एक, इसका एक, तो कितना आता, 10c1 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 मीन्स कितना, 10c1 का क्यूब। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाता, 3 टाइम्स ऑफ 10c3 प्लस कितना, 10 का क्यूब। ये अपना इसका आंसर आता। ये चला। इस समय हमने क्या किया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलो अगला लिखना काफी अच्छा था। वो जो तीनों नंबर्स थे वो एपी फॉर्म करने चाहिए थे। अब सर अगर उनको एपी फॉर्म करना था तब इसको सोचने के लिए, ठीक है, या तो तुम केसेस बना लो। केसेस सर ने ऐसे बना सकते थे, पहला देखना कि या तो सर ना उस एपी का सर ना कॉमन डिफरेंस जो होगा या तो 1 होगा, या तो उस एपी का सर ना जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 2 होगा, या उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 3 होगा। मैक्सिमम कितना कॉमन डिफरेंस जा सकता है, 1 से लेके 15, 15 से लेके 29, 14 का तो हो सकता है, 15 का हो सकता है कॉमन डिफरेंस। पहला नंबर 1 ले लो, 15 का कॉमन डिफरेंस 16, 31 नहीं हो सकता। मैक्सिमम तुम्हारा कितना आ सकता है जो कॉमन डिफरेंस होगा, मैक्सिमम कितना हो सकता था, 14। ये सोचने की कोशिश करो कि जो भी तुम 3 नंबर सेलेक्ट करोगे या तो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस 1 होगा, या 2 होगा, या 3, या 4, या 5 अप टू इतना कितना, 14 तक। सोचो। अब देखते हैं कॉमन डिफरेंस 1 वाले ऐसे कितने नंबर्स होते हैं। तो ना 1 से लेकर 30 तक, तो ये फील करने की कोशिश करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू कितना, 30 तक, 28 29 30।
देखना कॉमन डिफरेंस 1 वाले, तो देखो या तो ये 3 एक तरीका, या 2 3 4, या 3 4 5। तो देखो क्या करो, स्टार्टिंग वाला गिनो, तो 1 से स्टार्ट करोगे एक तरीका, 2 से स्टार्ट करोगे 2 3 4, 3 से स्टार्ट करोगे 3 4 5, लास्ट में तुम सोचो 28 से स्टार्ट कर सकते थे, 28 29 30। ये चला, मैं स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स कर ले रहा हूं, तो या तो 1 से करते, या 2 से, या 3 से, और एक एक पढ़ते चलो। तो टोटल इसमें जो तरीके थे वो तुम्हारे कितने होते, 28। ये चला 28 तरीके क्या थे, ये खाली हमने वो 3 नंबर सिलेक्ट किए जिनमें कॉमन डिफरेंस कितने का था, 1 का था, समझ गया। तो 1 से स्टार्ट करते तो 1 2 3, 2 से स्टार्ट करते तो 2 3 4, 3 से करते तो 3 4 5, और लास्ट में कितना 28 से कर सकते थे, तो 28 29 30। तो ऐसे 28 के साथ है। अगला, या तो उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 2 का होगा। अब 2 का कॉमन डिफरेंस होगा तो पहला देखना 1 3 5, तो वापस से मैं स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स कर रहा हूं, तो 1 से स्टार्ट करते 1 3 5, 2 से स्टार्ट करते 2 4 6, 3 से स्टार्ट करते 3 5 7। तो ऐसे सोचो लास्ट वाला कौन सा होता, लास्ट वाला वो होता जिसमें 30 आता, 28 आता, और कितना आता, 26 आता। तो लास्ट वाला सोचो तुम 26 से स्टार्ट कर सकते थे, तो 26 28 30। तो देखो 1 से, या तो तुम 1 से स्टार्ट करते, या 2 से, या 3 से, या 4 से, या लास्ट में 26 से। तो D = 2 वाले कितने आते, 26। चला, या तो कॉमन डिफरेंस 3 होता, तो वापस से 1 से अगर स्टार्ट करते तो कितना आता, 1 4 7। 2 से स्टार्ट करते तो 2, कितना डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 3 का, ठीक है ना, 2 5 8। ये चला, ऐसे सोचो लास्ट वाला कौन सा होता, तो 3 का कॉमन डिफरेंस अगर होगा तो 30 27 24। तो शायद समझ में आ गया होगा, इसमें नंबर ऑफ तरीके कितने होंगे, 24। तो एक बड़ा ही अच्छा पैटर्न दिख रहा है, 28 26 24, तो 2 कम होते जा रहे हैं। और 14 का कॉमन डिफरेंस अगर होता तो 1 से अगर स्टार्ट करते तो 1 15 29 पहला, 2 16 30 दूसरा। तो 14 से अगर स्टार्ट करते तो 2 बनते। ये चला, तो बस हमें इन सब का सम चाहिए था, तो 28 से लेके 2 इन सब का सम AP था। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, तो 2 1 जा 2 14 जा, ये आंसर आता। तो 15 इंटू कितना, 14। ये चला, तो कितना आता, 210। समझ में ये हमने क्या किया, ठीक है। तो समझना, इसको करने का एक तरीका ये था, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा हमने क्या किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला समझना, जो ज्यादा अच्छा तरीका होता करने का, ये तो समझ में आ गया होगा ना। अगला देखना, जो ज्यादा अच्छा तरीका होता इसे करने का, देखो हमें क्या चाहिए था सर, हमें 3 नंबर चाहिए थे जो कि AP में हो, ठीक है। तो समझना, अगर पहला नंबर अगर सोचो मैं 6 अगर सिलेक्ट कर लेता, ये वाला नंबर अगर सोचो अगर मैं 14 अगर सिलेक्ट कर लेता, तो सोचो बीच वाला नंबर सिलेक्ट करने के सोचो एक ही तरीका बचता अगर इनको AP में होना है। तो ये सोचो कि अगर सोचो पहला नंबर सिलेक्ट मैं करता, कुछ भी आ जाए, दूसरा नंबर अगर मैं सिलेक्ट करता, वो भी मान लो कुछ भी आ जाए, तो सो बीच वाले नंबर को सिलेक्ट करने का एक ही तरीका बचेगा, A + B/2, तभी तो AP में होंगे। तो सो अगर तुमने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, तो इसको सिलेक्ट करने का फिर तुम्हारा एक ही ऑप्शन बचता है। सोचो अगर तुमने इसको अगर सिलेक्ट कर लिया था 5, इसको अगर तुमने सिलेक्ट कर लिया था 29, तो सो इसको सिलेक्ट करने का सोचो वापस से एक ही तरीका बचता है। लेकिन बस हमें इतना ध्यान देना पड़ा है कि ऐसा ना हो कि तुमने यहां पे सोचो तुमने कोई भी एक सिलेक्ट कर लिया, तो मान लो तुमने 5 सिलेक्ट किया होता, यहां तुमने मान लो 24 सिलेक्ट कर लिया होता, तो अब इनका जो एवरेज होता वो तो सोचो नॉन इंटीजर आया था, बट हमें तो तीनों इंटीजर नंबर सिलेक्ट करने थे। ये चला, तो सोचो इसको करने के लिए मैं अब ये कह सकता हूं, तो क्यों ना मुझे देखो 3 नंबर सिलेक्ट करने थे, तो क्यों ना मैं इसको सिलेक्ट करूं और इसको सिलेक्ट करूं। सोचो इन दोनों को सिलेक्ट कर लूं, ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। बस हमें मुझे इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि या तो ये इवन हो, ये भी इवन हो, या तो क्या हो, ये भी ऑड हो और ये भी ऑड हो। देखो, क्योंकि अगर एक इवन और एक ऑड हो गया तो उसका जो एवरेज आएगा वो पक्का नॉन इंटीजर आ जाएगा। ये चला, तो क्यों ना मैं यहां पे इवन और यहां पे इवन, तो क्यों ना मैं 2 इवन नंबर सेलेक्ट कर लूं, तो 15 में से क्या करूं, कोई भी 2 इवन नंबर सेलेक्ट कर लूं। देखो 15 में से कोई भी 2 इवन नंबर सेलेक्ट कर लो, एक को यहां रखो, एक को यहां रखो, ऑटोमेटिकली बीच वाला फिक्स हो जाएगा, तो तीनों पक्का AP होंगे। ये चला, ये 15 में से कोई भी 2 इवन सेलेक्ट कर रहा हूं,
ऑटोमेटिकली जो उनका एवरेज वाला होगा उसको मैं यहीं पे प्लेस करूंगा। ये चला। दूसरा, या तो तुम 15 में से कोई भी दो ऑड कर लो, 15 में से कोई भी दो ऑड कर लो सिलेक्ट, ऑटोमेटिकली उनका जो एवरेज होगा उसी को मुझे यहां सिलेक्ट करना पड़ेगा। पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सोचने की कोशिश करना, नहीं आए तो जब डिस्कशन होगा उससे मेरे से पूछें। तो इसका आंसर कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ कितना, 15C2। ये चला कि सीधे या तो तुम दो इवन नंबर सेलेक्ट करो, तो जो भी दो करोगे इनका जो एवरेज होगा पक्का तीसरा उसी को उठाना पड़ेगा, या दो ऑड करो, ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। ये चला। इसका आंसर कितना आता, 2 इंटू कितना, 15C2। अगला देखना, अगले कहते 3 नंबर हमें सिलेक्ट करने थे ताकि उसमें जो हाईएस्ट नंबर था उनमें से वो तुम्हारा 14 होना चाहिए था। तो सुना, उनमें से हाईएस्ट नंबर तुम्हारा 14 होना चाहिए था। तो देखना कैसे करेंगे। तो ये अब कंफर्म हो गया कि तीनों नंबर्स जो होंगे वो पक्का 14 या 14 से छोटे होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ध्यान देना 14C3 में कह दूं, तो क्या ये सही है या गलत है? सोचने की कोशिश करो कि ये कंफर्म हो गया उसमें से अगर हाईएस्ट नंबर होंगे उनमें, उन तीनों में से जो हाईएस्ट नंबर था वो 14 होना चाहिए था। तो पक्का जितने भी नंबर्स होंगे तो 14 हो गया, 14 से छोटे होंगे। ये चला। तो उसका आंसर कितना, 14C3 आएगा। ध्यान देना ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तुमने कहा कि 14 में से कोई भी 3 सिलेक्ट कर लो, तो मान लो तुमने अगर 1, 2 और 3 सिलेक्ट कर लिया होता, लेकिन इसने क्या कहा कि उन तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा वो 14 होना चाहिए था। मींस ये कंफर्म है कि उन तीनों में से एक पक्का 14 है और बाकी दो पक्का 14 से छोटे थे। ये समझ गए, इसलिए गलत था। तो उन तीनों में से एक पक्का 14 था, तो 14 को तो पक्का सिलेक्ट करना था। बाकी जो तुम्हें दो सिलेक्ट करने हैं वो समझना बचे शुरुआत के 13 में से करने पड़ेंगे। ये चला, 14 तो लेना ही लेना था, और जो बाकी जो दो लेने वो पक्का 14 से पहले वाले ले रहे हैं। मींस पहले जो 13 थे उनमें से दो और लेने थे। तो इसका आंसर जो आता तुम्हारा वो कितना आता, 13C2। ये चला। ठीक है, लास्ट देखना, देयर प्रोडक्ट शुड बी मल्टीपल ऑफ 9। उनका जो प्रोडक्ट था वो समझना 9 का मल्टीपल होना चाहिए था। देखना ये अच्छा था काफी। उनका प्रोडक्ट समझना 9 का मल्टीपल होना है, 3 नंबर्स तुम्हें सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, हो सकता है तुम लोगों ने कुछ और सोचा हो, बट फाइनली आंसर मैच करना चाहिए, है ना। तो सर उनका प्रोडक्ट 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो, या तो तुम केसेस बनाते, तो केसेस समझना मैं क्या बना रहा हूं, या तो समझना तीनों ही नंबर समझना 3 के मल्टीपल थे। पिछला पहला केस। दूसरा केस, दो नंबर्स 3 के मल्टीपल थे और तीसरा नंबर 3 का मल्टीपल नहीं था, तो भी पक्का 9 का मल्टीपल बन जाएगा। ये चलता है ना। इसमें या तो तीनों ही 3 के मल्टीपल थे, या दो 3 के मल्टीपल थे और एक 3 का मल्टीपल नहीं था। ध्यान देना। और तीसरा केस था ना, या तो एक ही नंबर 3 का मल्टीपल था और वो 9 का मल्टीपल था, और बाकी दोनों 3 के मल्टीपल भी नहीं थे। ध्यान देना, इसमें ऐसा बिल्कुल भी मत करने जाना। पता नहीं, बहुत सारे इसमें गलती कर सकते हो। सुना, मैंने केस क्यों ना, या तो तीनों ही नंबर्स 3 के मल्टीपल है, या इनमें से कोई दो नंबर्स 3 के मल्टीपल है और तीसरा नंबर 3 का मल्टीपल नहीं है। ध्यान देना, मुझे ये भी साथ में सोचना पड़ेगा कि जो तीसरा नंबर था वो 3 का मल्टीपल ना हो। ध्यान देना, क्योंकि अगर ये 3 का मल्टीपल हो जाता तो जो केस हमने इसमें काउंट किया तो वो इसमें भी काउंट हो जाते, तो रिपीट हो जाते। तो रिपीटेशन ना हो इसलिए मैंने क्या करा, केसेस को मैंने डिफरेंट रखा है। तो ये इसमें तीनों 3 के मल्टीपल है, इसमें दो 3 के मल्टीपल है, एग्जैक्टली दो 3 के मल्टीपल है, मींस पक्का तीसरा 3 का मल्टीपल नहीं है। और ये कहते हैं जिसमें एग्जैक्टली एक 3 का मल्टीपल है, और वो जो 3 का मल्टीपल है वो 9 का ही मल्टीपल है, और बाकी दो पक्का 3 के मल्टीपल भी नहीं है। समझ गए। तो पहला केस है ना, जब तीनों 3 के मल्टीपल थे, तो 3 के मल्टीपल मेरे पास कितने हैं, 10 थे, तो 10C3 पहला केस। दूसरा केस, जब दो 3 के मल्टीपल थे और एक नॉन 3 का मल्टीपल था, तो दो 3 के मल्टीपल चाहिए, तो 10 3 के मल्टीपल में से दो 3 के मल्टीपल ले लिए, और एक नॉन 3 का मल्टीपल, तो 20 ऐसे नंबर्स थे जो कि 3 के मल्टीपल नहीं थे, उसमें से कोई एक ले लिया। प्लस या तो एक ही 3 का मल्टीपल और वो 9 का मल्टीपल हो, तो 9 के मल्टीपल इसमें कितने हैं, 9 18 27, तो 3C1, और जो बाकी दो हैं वो 3 के मल्टीपल भी ना हो, तो 20C2। ये समझने की कोशिश करना। अब तुम्हारा जो भी आंसर है, हो सकता है तुमने कुछ अलग सोचा हो, तो पहले तो इसको सॉल्व करके देख लो कि तुम्हारा और मेरा आंसर सेम है या नहीं है।
ठीक है, बाकी जो भी तरीका तुमने यूज किया होगा उसको बता देना क्लास में, एक बार देख लेंगे, है ना। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको।